हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा लोग, आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमने 2 लेक्चर्स इसके पहले कवर कर लिए हैं। बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर विच इज चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को देख लीजिएगा, ताकि इस पार्ट नंबर 3 को देखने में आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो। एक और चीज़, मैंने अपने कंटेंट को आपको जो कुमार दर्पण मिला है आराध्या क्लासेस की तरफ से, उसके हिसाब से मॉडिफाई करने का ट्राई किया है, ताकि जितना हो सके आपको उतना आसानी से समझ में आए और आप उसको लिख भी पाओ। मैं साथ साथ में अगर इसमें कोई चेंजेस करवाने होंगे तो वो भी करवाता चलूँगा आप लोगों को। हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 7, विच इज फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बच्चा लोग, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मीनिंग क्या होता है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर x/m वर्सेस प्रेशर का रिलेशन दिखाता है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो x/m वर्सेस प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ दिखाता है। यहाँ पर x क्या है, तो x इज अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड है। x इज अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड है। m इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। m इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, x/m इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है। अब फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के थियोरेटिकल पॉइंट्स को देखते हैं। It was given by Freundlich. It was given by Freundlich. क्या दिखाता है, तो shows relation between x/m versus p at temperature T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर x/m वर्सेस प्रेशर P का रिलेशन जो है वो फ्रीउंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिखाता है। आइए इसको ग्राफ की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। इस एक्सिस के ऊपर मैंने x/m ले लिया है, यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर मैंने प्रेशर ले लिया है, और ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से होगा आपका। ठीक है। यहां पर आपका है T1, T2 और T3। तो सीधी सी बात है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, सॉरी लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। इस तरीके का रिलेशन है। ये 2 चीजें आपको दिखाता है। पहला ये दिखाता है कि x/m वर्सेस प्रेशर का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली एक हद तक बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाने के बाद प्रेशर P का वैल्यू कितना भी बड़ा हो, x/m जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस प्रेशर को हम सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। बियॉन्ड सैचुरेशन प्रेशर, इफ यू गो ऑन increasing the pressure, the value of x/m won't change। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस ग्राफ को कन्वीनियंटली 3 अलग अलग रीजियंस के अंदर समझा जा सकता है। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो रीजन है। पहला रीजन है एट लो प्रेशर। पहले हम लो प्रेशर रीजन की बात करते हैं। बच्चा लोग, लो प्रेशर रीजन कौन सा होगा, आइए देख लेते हैं। ये x/m, ये P, ये आपका ग्राफ। ठीक है। तो लो प्रेशर रीजन मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक मार्कर से मैंने दिखाया है आपको।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एट लो प्रेशर रीजन x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो x अपॉन m इज नथिंग बट इक्वल टू Kp। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सी चीज है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो वो है एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के ऊपर कौन सा रीजन का डिस्कशन करेंगे हम? तो हाई प्रेशर के लिए यहाँ पर आपका आएगा x अपॉन m, यहाँ पर आपका आएगा प्रेशर, ये जो है वो आपका ग्राफ है। हाई प्रेशर मतलब हम इस रीजन की बात करेंगे, ठीक है, ब्लैक लाइन से अलग से दिखाया है मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पर x अपॉन m इज कॉन्स्टेंट। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x अपॉन m और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, x अपॉन m और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। सो कैन वी से x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू 0। x अपॉन m जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू 0। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो वो हो जाएगा x अपॉन m। क्यों p रेज टू 0 बच्चों? क्योंकि p रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की 0 पावर जो है वो 1 होती है, तो इसका मतलब कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू 0 या x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज टू 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये आपका था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक थर्ड रीजन भी बच जाता है विच इज इंटरमीडिएट रीजन। ठीक है, इंटरमीडिएट रीजन को हम यहां पर डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। देखो, थर्ड रीजन आपका आता है एट इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज, तो इंटरमीडिएट रेंज का मतलब क्या हुआ? वापस से देख लो ग्राफ, ये है x अपॉन m और ये है p। इंटरमीडिएट रेंज मतलब हम इस रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो इस रेंज में फ्रूडलिच ने ऐसा बोला कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट x अपॉन m जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर p रेज टू पावर 1 अपॉन n। यहां पर अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 अपॉन n। हियर वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन n कैन बी 0 to 1। इट इज अ कांस्टेंट। n जो है वो कांस्टेंट है और 1 अपॉन n का जो वैल्यू है, n जो है वो कांस्टेंट है और 1 अपॉन n का जो वैल्यू है बच्चा लोग वो 0 से 1 के बीच में हो सकती है। 1 अपॉन n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है और यहाँ पर n जो है वो आपका कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, फ्रूडलिच ने ऐसा बोला था कि इंटरमीडिएट रेंज के अंदर x अपॉन m का वैल्यू प्रेशर p की 1 अपॉन n की रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो x अपॉन m इज इक्वल टू k डॉट p रेज टू 1 अपॉन n आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आप इस इक्वेशन के बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो कर्वी है, मतलब स्मॉल वैल्यूज होने की वजह से ग्राफ को ड्रॉ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, स्मॉल वैल्यूज होने की वजह से x अपॉन m इज इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन n को प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इन दोनों का दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे इसका लॉग लिया जाता है। चलिए देखते हैं लॉग लेने पे क्या मिलता है। x अपॉन m इज इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन n। याद रखो यहाँ पर बच्चों k भी कांस्टेंट है, यहाँ पर k भी कांस्टेंट है। ओके, k का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो x अपॉन m इज इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन n। हम टेकिंग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन m की जगह पे आ जाएगा आपका log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p होगा। कैसे समझ लो,
इसका तो सिंपल है log x अपॉन m। इसका log के दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लीकेशन में हो और उनका log लिया जाए तो उसके बीच में प्लस आ जाता है। जो पावर है उसका log लेने पर वो कोएफिशिएंट बनती है 1 अपॉन n इंटू log p। अब ये इक्वेशन आपको मैथ्स के y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का लगेगा। y इज इक्वल टू m डॉट एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर log x अपॉन m, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर अगर log x अपॉन m वर्सेस log p का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसका जो इंटरसेप्ट है वो c के बराबर, सॉरी इंटरसेप्ट जो है वो log k के बराबर होगा। इंटरसेप्ट जो है वो log k के बराबर होगा और स्लोप जो है वो 1 अपॉन n के बराबर होगा। कैसे समझो, यहां पर जहां y है वहां पर log x अपॉन m है, जहां x है वहां पर log p है, जहां c इंटरसेप्ट है वहां पर log k है और जहां पर स्लोप m है वहां पर 1 अपॉन n है। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ अगर log लेने के बाद प्लॉट किया जाए तो इस तरीके से दिखेगा। अब बच्चा लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है कि फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड है कि नहीं वो चेक करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x अपॉन m का और p का डेटा दिया गया होगा। x अपॉन m का और p का डेटा दिया गया होगा, आपको उन दोनों का log निकाल लेना है, मतलब कि log x अपॉन m और log p का वैल्यू निकाल लेना है। अब क्या होगा, इन दोनों को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लेना है। अगर आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिले तो फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड है, और कुछ लोग पूछेंगे नहीं मिले तो नहीं है वैलिड। बड़ी सिंपल सी चीज है, समझ में आया? तो log x अपॉन m वर्सेस log p का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में आपको मिल रहा है तो फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं मिल रहा है तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड नहीं है। अब एक और चीज, इसके लिमिटेशन के बारे में समझ लेते हैं। लिमिटेशन, फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड, ये वैलिड है ओनली एट सम रेंज ऑफ प्रेशर, ओनली एट सम रेंज ऑफ प्रेशर। देखिए आप ध्यान से, इस रीजियन तक ही फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो वैलिड है। इसके बाद जो है वो x अपॉन m वर्सेस p का रिलेशन कांस्टेंट क्यों हो जाता है वो ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो एक प्रेशर की एक ओनली लिमिटेड रेंज तक ही वैलिड है, उसके बाद वो एड्सॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशन नहीं समझा पाता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलिए ठीक है, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 इन योर पेम्पलेट कुमार दर्पण, विच इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। चलिए ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, इसका मतलब यहां पर हमें सॉल्यूशन के अंदर से एड्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा। आपको पता है कि सॉल्यूशन मतलब दो चीजें होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पर जो सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा वो सॉल्यूशन के अंदर से होगा। चलिए एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज को देखते हैं। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। तो देखिए solute is many times adsorbed from solution also। सॉल्यूशन में से भी सॉल्यूट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम एड्सॉर्ब होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर इफ चारकोल इज प्लेस्ड इन एसिटिक एसिड,
इफ चारकोल को एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में रखा जाए एंड देन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को मेजर किया जाए, ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को चेक किया जाए, ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को चेक किया जाए तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चारकोल के ऊपर गैस जो है वो एड्सॉर्ब्ड हुई है, चारकोल के ऊपर सॉरी एसिटिक एसिड जो है वो एड्सॉर्ब हुआ है। क्लियर हुआ? तो अगर चारकोल के एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर आप चारकोल ऐड कर देते हो और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को मेजर करते हो तो थोड़े टाइम के बाद समझ में आता है कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि चारकोल की सरफेस के ऊपर कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए हैं, ठीक है। अब जब भी सॉल्यूशन फेज में से एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है तब हमें एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिनन देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिनन देखने को मिलती है। एक्सक्यूज मी। तो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि भाई क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं जब भी सॉल्यूशन फेज में से आपका एड्सॉर्प्शन आपको देखने को मिलता हो। तो ऑब्जर्वेशन कौन से हैं? पहला ऑब्जर्वेशन है एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो यहां पर डिक्रीज आना चाहिए, आई एम सॉरी। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज होता है। टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन के बीच में उल्टा रिलेशन है। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो बढ़ता है। एड्सॉर्प्शन का वैल्यू सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ बढ़ता है। यहां पर थोड़ा सा ले लेते हैं उसको, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। थर्ड नंबर के पॉइंट में ऐसा है कि एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाने से। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाने से। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। और फोर्थ नंबर का पॉइंट ये है कि एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एड्सॉर्प्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है एड्सॉर्बेट का नेचर और दूसरा है एड्सॉर्बंट का नेचर, ठीक है। इन दोनों के ही नेचर के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म नोन नहीं है। इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि क्यों सॉल्यूशन में से भी एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है वो नोन नहीं है। लेकिन जो फ्रूंडलिच था, फ्रूंडलिच ने एक अप्रॉक्सीमेट मैकेनिज्म समझाया था जिसके अंदर उसने ऐसा बोला कि यहां पर फ्रूंडलिच के एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंदर उसने ऐसा बोला कि x/m इज इक्वल टू k इंटू सी रेज टू 1/n। k इंटू सी रेज टू 1/n।
यहां पर वो हमने जो प्रीवियस केस में देखा वही वाला टर्म है। x अपॉन m इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। k जो है वो कांस्टेंट है, c जो है वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर x अपॉन m का वैल्यू कैसे निकालने का, बराबर, वो बाद में सिखाता हूं, पहले इसका लॉगरिथम ले लेते हैं। तो log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log c, ठीक है, 1 अपॉन n log c। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्राफ प्लॉट करो, किसका, log x अपॉन m का और log c का। वो आपको अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब कि फ्रोनलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड हो रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रोनलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो वैलिड हो रहा है। अगर नहीं मिल रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो फ्रोनलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ? यहां पर इंटरसेप्ट जो है वो लास्ट टाइम बताया था उसी तरीके से log k होगा और जो स्लोप का वैल्यू है वो 1 अपॉन n होगा। अब अगर आपको फर्स्ट पॉइंट नहीं दिख रहा है तो एक मिनट उसका क्लैरिटी दे देता हूं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। एड्सॉर्प्शन का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम होता है, ठीक है। अगर आपको ब्लर विजन आ रहा हो या थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो मैं ओरली बोल देता हूं, ठीक है। यहां पर log x अपॉन m वर्सेस log c का ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जिसके अंदर इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन n है और स्लोप का जो इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो log k है और स्लोप का जो वैल्यू है वो 1 अपॉन n है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर x और m कैसे निकालने का, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या किया जाता है। चलिए यहां पर क्या किया जाता है, चलो फिगर की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर मैं 2 बीकर्स ले रहा हूं। इस बीकर नंबर 1 को और बीकर नंबर 2 को इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ भर देता हूं। जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है वो है एसिटिक एसिड। यहां पर दोनों के ही अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है, ओके। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, साथ साथ में इसके अंदर हम 1 ग्राम चारकोल ऐड करते हैं दोनों के ही अंदर। चारकोल इज एडेड इन बोथ। अब समझो हमने किया क्या है, हमने यहां पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड लिया है, इन दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सेम है, और दोनों के ही अंदर हम 1 ग्राम चारकोल ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों के ही अंदर हम 1 ग्राम चारकोल ऐड कर देते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि चारकोल जो है वो एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एसिटिक एसिड को। 1 ग्राम चारकोल ऐड कर लिया दोनों के अंदर, फिर कुछ टाइम तक इसको रहने देते हैं स्टेडी। थोड़ी देर के बाद इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वापस से मेजर किया जाता है। पूछोगे कैसे, तो इसका बेस के अगेंस्ट में टाइट्रेशन कर दो। बेस के अगेंस्ट में इसका टाइट्रेशन कर दोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका वैल्यू आपको वापस से मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो सपोज करो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी C1 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी C1 है। चलो लिख ही देता हूं प्रॉपर। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है C1। कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू C2 है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू C1 माइनस C2। x का जो वैल्यू आएगा वो C1 माइनस C2 होगा ना, अमाउंट ऑफ गैस सॉरी अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड x इज इक्वल टू C1 माइनस C2। यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिल गया, m मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, वो आपने 1-1 ग्राम चारकोल ऐड किया है तो उसको 1 रख दो, उसके बाद अगेंस्ट उसको c के log x अपॉन m अगेंस्ट log c का ग्राफ प्लॉट कर दो तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अगर फ्रोनलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड है तो, अगर नहीं है तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ग्राफ सिंपल या स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब हमें एड्सॉर्प्शन की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उनके बारे में पढ़ना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुमार के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 9। इट इज एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, हम यहां पर एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। मैं यहां पर एप्लीकेशन लिखता जाऊंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, एड्सॉर्प्शन जो है वो डे टू डे लाइफ में मेनी एप्लीकेशंस फाइंड आउट करता है। एड्सॉर्प्शन की देयर आर मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ, इन अवर डे टू डे लाइफ। एड्सॉर्प्शन की हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब आप लोगों को वैक्यूम के बारे में तो पता ही होगा कि वैक्यूम किसको बोलते हैं। जब किसी वेसल के अंदर से ऑल एयर को सक आउट कर लिया जाता है तब उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ, जीरो एयर क्रिएट हुई, ऐसा बोला जाता है। अब ऐसा देखा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें से एयर को सक आउट करने के बाद भी कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ एयर जो है वो अंदर रह जाती है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एयर अंदर रह जाती है। इस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर को रिमूव करने के लिए उस वेसल के अंदर चारकोल ऐड कर दिया जाता है। चारकोल क्या करता है? रेस्ट ऑफ द एयर को अंदर से आपके बाहर खींच लेता है। क्लियर हुआ? सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो गैस मास्क के अंदर है। मास्क जो है वो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है। ठीक है, हम उस मास्क की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम गैस मास्क की बात कर रहे हैं। गैस मास्क के अंदर बहुत सारे सॉलिड एड्सॉर्बेंट्स, सिलिका जेल और दूसरे का मिक्सचर्स होता है। ये क्या करते हैं, यहां पर एड्सॉर्प्शन के अंदर टॉक्सिक गैसेस को ये उस एटमॉस्फेयर में से एड्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सपोज एयर जो है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस हैं, तो गैस मास्क क्या करेगा, उन टॉक्सिक गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेगा। मतलब जो लेबर वहां पर काम कर रहा है वो इस टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो आपका गैस मास्क के अंदर है। सॉरी, सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो है दैट इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ये चीज आपको पता ही है कि भाई आप किसी भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो तो सिलिका जेल को उधर ऐड कर दो। सिलिका जेल क्या करेगा, उस सिस्टम में से या उस एटमॉस्फेयर में से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको एड्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर हुआ? तो चौथा है कंट्रोल ऑफ, तीसरा है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, और चौथे की अगर हम बात करें तो इट इज रिमूवल ऑफ कलर्ड मटीरियल्स। रिमूवल ऑफ कलर्ड मटीरियल्स। बच्चे लोग, इसके लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। रिमूवल ऑफ कलर्ड मटीरियल्स में हम क्या करते हैं, एनिमल चारकोल को कोई भी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं जिसके अंदर पहले से ही कलर है। तो इससे क्या होता है, एनिमल चारकोल उस सॉल्यूशन के अंदर से कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉ शुगर के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम चारकोल ऐड करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि येलो कलर ऑफ द रॉ शुगर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो आपको एड्सॉर्प्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसको एक्सप्लेन करता है। फिफ्थ जो है वो पूरा का पूरा हिट्रोजीनियस कैटालिसिस है। हिट्रोजीनियस कैटालिसिस है।
अब पहला ही क्वेश्चन आएगा कि सर हिट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या हुआ। तो देखो, आप लोगों को हिट्रोजीनियस कैटालिसिस से ऐसा समझना है कि ऐसा कैटालिसिस जहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में हो। जैसे रिएक्टेंट सॉलिड हो तो कैटालिस्ट लिक्विड गैस होगा, अगर रिएक्टेंट गैस हो तो कैटालिस्ट सॉलिड या तो लिक्विड होगा। इस तरीके के कैटालिसिस को हिट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल एप्लीकेशन जो है वो एड्सॉर्प्शन की है। कैसे? यहां पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, वो सरफेस के ऊपर सबसे पहले एड्सॉर्ब होता है, उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसीजर जो है वो चालू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा हिट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है वो एड्सॉर्प्शन की फिनोमिनन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसके बाद अगर हम सिक्स्थ एप्लीकेशन देखें तो वो है सेपरेशन ऑफ आइडियल गैस। सेपरेशन ऑफ आइडियल गैस। तो चारकोल के ऊपर अलग अलग गैसेस जो है वो अलग अलग वे में एड्सॉर्ब होती है। इस टेंडेंसी का फायदा उठा करके हम चारकोल के ऊपर अलग अलग गैसेस को एड्सॉर्ब कराते हैं, फिर उसको थोड़ा सा हीट करके डिसॉल्व करा देते हैं, सेपरेट करा देते हैं। कहने का मतलब चारकोल जो है वो आपको आइडियल गैसेस को नॉर्मल गैस से अलग करने के काम में आता है। ठीक है, चारकोल की मदद से आप नॉर्मल गैसेस को नॉर्मल गैसेस को आइडियल गैसेस में से अलग अलग कर सकते हो। उसके बाद सेवेंथ है क्योरिंग डिसीज। इन क्योरिंग डिसीज, तो कभी कभी क्या होता है, जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर जो हमारा मेडिसिन है वो जाकर के एड्सॉर्ब होता है। जो हार्मफुल मटेरियल से हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, उनकी बॉडी के ऊपर जाकर के ये वाला सब्सटेंस जो ड्रग के फॉर्म में लिया जा रहा है वो एड्सॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है, उस हार्मफुल मटेरियल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और हम वापस से क्योर हो जाते हैं। इसके बाद एट्थ एप्लीकेशन जो आती है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो आपकी चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये लो ग्रेड की सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका है। लो ग्रेड की सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका है। जो ओर हमें अर्थ में से मिलती है उसमें सबसे पहले हम मेटल का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो उस मेटल की कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बराबर, इसके अंदर सिंपली जो मेटल है उसका फ्रोथ बनाया जाता है, झाग बनाया जाता है, और उस झाग को फिर सेपरेट कर लिया जाता है। बराबर है, उस झाग को फिर सेपरेट कर लिया जाता है तो मेटल को आप अलग कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ये आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। इसको हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो देखो बच्चों, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। सिल्वर आयोडाइड, इनकी सरफेस को प्रॉपर्टी होती है कि ये कलर्ड डाई जैसे इओसिन को खुद की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने सिल्वर आयोडाइड ड्रॉ किया है, या सिल्वर हैलाइड जनरल वर्ड लिख दीजिए। सिल्वर हैलाइड जो है उसकी सरफेस के ऊपर आपका डाइस जैसे कि इओसिन एड्सॉर्ब हो जाती है। डाइस जैसे कि इओसिन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाती है और ये एंड पॉइंट के ऊपर कलर दिखाता है। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन है वो भी पूरा का पूरा किसकी वजह से हो रहा है, वो भी पूरा का पूरा एड्सॉर्प्शन की वजह से ही हो रहा है। 10th which is last application but not the least is क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ चुके हो। क्रोमेटोग्राफी में जो अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है उसको एक सॉलिड या तो स्टेशनरी फेज से पास किया जाता है। स्टेशनरी फेज से पास किया जाता है तो अलग अलग कंपोनेंट जो है वो अलग अलग रेट से बाहर इल्यूट होते हैं। चलो समझते हैं कैसे। ये आपका स्टेशनरी फेज है, इसको आप कॉलम के नाम से जानते हो।
ये स्पेशली डिजाइंड ग्लास ट्यूब होता है। ये कॉलम है, इसके अंदर ये स्पेशली डिजाइंड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये जो है वो आपका कॉलम है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज जो है वो आपका स्टेशनरी होता है, वो उसका मूवमेंट नहीं होता है। यहां पर हमारे पास टैप है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इधर A प्लस B प्लस C का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं अलोंग विथ सम मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मतलब क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट या गैसियस सॉल्वेंट। ये इन तीनों को नीचे लेके आएगा ग्रेविटी फोर्स के साथ। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, A B C का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो सेम नहीं होगा ना। सपोज कि भाई A को बहुत ही ज्यादा प्यार है इसके साथ, सॉलिड स्टेशनरी फेज के साथ, तो वो क्या होगा, काफी नीचे काफी धीरे 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 नीचे बढ़ेगा। B को थोड़ा सा इन बिटवीन है, तो B जो है वो A से थोड़ा फास्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये B है। और C को बिल्कुल भी एड्सॉर्प्शन के साथ लेना देना नहीं है या स्टेशनरी फेज के साथ लेना देना नहीं है, तो वो एकदम फास्ट नीचे आएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो, आप जब टैप ओपन करोगे तब सबसे पहले आपको C बाहर आएगा। ये सब कलर्ड होता है, इनको देखना बहुत आसान होता है। तो C जो है वो सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद B बाहर आएगा और उसके बाद A बाहर आएगा। ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि A, B और C तीनों इस स्टेशनरी फेज के ऊपर डिफरेंट रेट से एड्सॉर्ब होते हैं। इनको डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, A, B और C का इस स्टेशनरी फेज के साथ जो एड्सॉर्प्शन रेट है वो अलग अलग है। तो एड्सॉर्प्शन रेट अलग अलग है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो। क्लियर है, आप इनको सेपरेट आउट जो है वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज अबाउट कैटालिसिस एंड प्रोमोटर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैटालिसिस एंड प्रोमोटर्स क्या है। कैटालिसिस एंड प्रोमोटर्स आपका क्वेश्चन है 10 पेज नंबर 301 पे दिया हुआ है। कैटालिसिस एंड प्रोमोटर्स, कैटालिसिस साथ साथ में देखेंगे प्रोमोटर्स और साथ साथ में देखेंगे इनहिबिटर्स। चलो देखते हैं। इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल है, इट इज डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। ठीक है, तो बच्चा लोग KClO3 का डीकंपोजिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, KClO3 को एक टैप में एक वेसल में लेकर के गर्म करना पड़ता है। सपोज हम इधर KClO3 ले रहे हैं, यहां पर हम KClO3 ले रहे हैं और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं। तो KClO3 को हीट करने पर उसका डीकंपोजिशन होता है और इसमें से KCl और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग होती है। ठीक है, इक्वेशन को जरा बैलेंस कर देते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। ठीक है, KCl का डीकंपोजिशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर सेपरेट आउट होती है। अब अगर इसी KClO3 के डीकंपोजिशन में अगर नाउ इफ MnO2 is added, if MnO2 is added तो क्या होगा, KClO3 का डीकंपोजिशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, MnO2 आपने ऐड कर दिया, यहां पर है KCl और यहां पर है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो KClO3 का डीकंपोजिशन फास्ट हो जाता है। कैसे पता चला फास्ट हो जाता है, टेम्परेचर की मदद से। यहां पर आपको ऊपर वाले केस में टेम्परेचर है 653 से 873 केल्विन।
ठीक है, इधर टेम्परेचर जो है वो है 653 से 873 केल्विन, और अगर नीचे वाले केस की बात की जाए तो यहां पर है टेम्परेचर 473 से 633 केल्विन, 473 से 633 केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि MnO2 ऐड करने के बाद द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट हो गया, कम टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोजिशन होने लगा। क्लियर हुआ? अब यहां पर MnO2 के बारे में पढ़ते हैं कि भाई MnO2 जो है वो यहां पर कैटालिस्ट का तरह काम कर रहा है। MnO2 इज कैटालिस्ट इन दिस केस, कैटालिस्ट इन दिस केस। तो चलो कैटालिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट, ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस, it is a substance which increases the rate of chemical reaction, increases the rate of chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है विदाउट क्वांटिटेटिवली और केमिकली अंडरगोइंग चेंज या बिकमिंग चेंज, बिकमिंग चेंज्ड। मतलब समझना बच्चे लोग, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करता है विदाउट क्वांटिटेटिवली और केमिकली बिकमिंग चेंज। इसका क्वांटिटी या तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। प्रोसेस जो है इज नोन एज कैटालिसिस, प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस, प्रोसेस जो है उसको बोला जाता है कैटालिसिस। अब प्रोमोटर्स का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। प्रोमोटर्स का कंसेप्ट समझने के लिए आप हेबर प्रोसेस का एग्जांपल लो। एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस। आप लोगों ने हेबर्स प्रोसेस के बारे में समझा हुआ है। हेबर्स प्रोसेस जो है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर के अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है, इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 3 आएगा और यहां पर 2 आएगा। तो यहां पर हेबर्स प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर के Fe आयरन की प्रेजेंस में एमोनिया गैस जो है वो बनाती है। यहां पर आयरन जो है वो कैटालिस्ट है। अब अगर इसके अंदर मॉलिब्डेनम ऐड किया जाए, मॉलिब्डेनम MO, ठीक है, तो ऐसा देखा गया है, याद रखो O स्मॉल है, वहां पर O को कैपिटल मत कर देना। O जो है वो यहां पर स्मॉल है, M कैपिटल है। तो अगर इस रिएक्शन के अंदर मॉलिब्डेनम ऐड किया जाए तो ऐसा देखा गया है कि आयरन कैटालिस्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोमोटर्स बोला जाता है। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट इज नोन एज प्रोमोटर्स। क्लियर हुआ? तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर प्रोमोटर जो है वो कौन है? प्रोमोटर है आपका मॉलिब्डेनम। ठीक है, चलो प्रोमोटर का डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रोमोटर्स द substances which increase the activity of catalyst, increases the activity of catalyst, activity of catalyst is known as promoters। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मॉलिब्डेनम MO इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के अंदर जो मॉलिब्डेनम है वो प्रोमोटर का काम कर रहा है। तो बच्चा लोग अब इनहिबिटर का कंसेप्ट आप खुद से समझ सकते हो। द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट इज नोन एज इनहिबिटर। क्लियर हुआ? जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर, इनहिबिटर्स।
ये इनहिबिटर जो है वो कैटालिस्ट एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैटालिस्ट एक्टिविटी जो है उसको डिक्रीज करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल समझना हो तो कोबाल्ट इन हेबर्स प्रोसेस, हेबर की जो प्रोसेस है ना फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, उधर जो लिखी हुई है उसके अंदर अगर आप कोबाल्ट यूज करोगे, चलो देखते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस विल गिव यू 2 अमोनिया गैस। यहां पर अगर आप कोबाल्ट ऐड करोगे आयरन के साथ तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा, मतलब कि ये कोबाल्ट जो है वो यहां पर इनहिबिटर का काम कर रहा है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को कैटालिसिस, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और चीज बताता चलता हूं लास्ट में एक्स्ट्रा, ये जो कैटालिस्ट और कैटालिसिस का कंसेप्ट है वो सबसे पहले बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अलग अलग सब्सटेंसेस का रोल ऑफ कैटालिस्ट और कैटालिसिस जो है वो बर्जेलियस ने फाइंड आउट किया था। बाकी का जो कंटेंट है दैट वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। बाय दैट टाइम कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर कोई डाउट है तो आप जो प्रोसीजर डिजाइंड है क्लासेस के ऊपर, आराध्या क्लासेस के ऊपर, उसको फॉलो कर सकते हो और मुझे रीच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।